बच्चों, लास्ट टाइम हमने एंगुलर मोमेंटम डिस्कस किया था। आज उसका लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क acts upon a body, then its total angular momentum remains constant. इस लॉ में यह कहा गया है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे, यानी बाहर से कोई टॉर्क एक्ट ना करे, तो उस बॉडी के टोटल एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आती। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो एक लफ्ज का फर्क है। वहां हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में पढ़ा था, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी। क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया था कि फोर्स का एनालॉग टॉर्क होता है, यानी जो किरदार लीनियर मोशन के दौरान फोर्स अदा करती है वही किरदार एंगुलर मोशन के दौरान टॉर्क अदा करता है। इसलिए फोर्स और टॉर्क एक दूसरे के एनालॉग है। तो यहाँ फोर्स की जगह इसलिए ये कहा गया है कि इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स अपॉन अ बॉडी देन इट्स टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी एल की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब हम इसी बात को एक्सप्लेन करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करने लगे हैं। उसके लिए यहाँ एग्जांपल आपके सामने मैं ले रहा हूँ डाइविंग, यानी ये जो गोताखोरी होती है, गोताखोर जो होते हैं यानी जंप लगाते हैं पानी के अंदर, तो वो इसी लॉ पे काम करते हैं। तो कैसे होता है इसकी देखें, एक्सप्लेनेशन करते हैं। नेक्स्ट, अब आपने कुछ चीजें जहन में रखनी है। ये मैं आपको कंसेप्चुअली समझा रहा हूं इक्वेशन से। आपकी बुक के अंदर इसको थ्योरी में लिखा हुआ है, लेकिन जब ये कंसेप्ट आपके जहन में होगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। देखिए, पहली बात यह है कि आप ये बात जहन में रखें कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो एक ये मास पे डिपेंड करता है और दूसरा ये स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पे डिपेंड करता है। अब ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। दूसरी बात ये जहन में होनी चाहिए कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है L, वो इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। अब L को अगर हमने कांस्टेंट रखना है तो इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट इज इक्वल टू आई ओमेगा हो जाएगा। तो यहां से ये पता चलेगा कि आई और ओमेगा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये दो बातें हैं जो आप जहन में रखें तो आपको इसका कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। पहली बात कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया मास पे डिपेंड करता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। दूसरा मैंने आपको यह बताया कि L जब कांस्टेंट होगा तो I और ओमेगा का जो प्रोडक्ट होगा, जब वो कांस्टेंट लेंगे तो वो फिर I और ओमेगा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मतलब अगर आप I को कम करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और अगर I को ज्यादा करेंगे तो ओमेगा कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब जब ये बात आपके जहन में होगी, क्लियर होगी, तो अब डाइविंग को समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखिए मैं आपको समझाता हूं। बिफोर डाइविंग इनटू द पोल ऑफ वाटर, diver stretched his arms and legs outward। ये आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम भी बनी हुई होगी, वहां आप गौर कर सकते हैं कि जो डाइवर है वो गोता लगाने से पहले, डाइव करने से पहले
अपनी टांगों को और अपने बाजुओं को बहर की तरफ खींचता है, खिंचाव पैदा करता है, जिससे उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। अब अभी मैंने आपको समझाया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है। तो बिफोर डाइविंग जब डाइवर अपनी टांगे और अपने बाजुओं को बहर की तरफ स्ट्रेच करेगा तो उससे क्या होगा, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए देखें मैंने यहां लिखा हुआ है कि बिफोर डाइविंग I1 इज इक्वल टू ग्रेटर, यानी जो उस डाइवर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ग्रेटर होगा। बट ओमेगा 1 इज इक्वल टू स्मॉल, क्योंकि मैंने आपको अभी पढ़ाया कि आई और ओमेगा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बिफोर डाइविंग जब उसने अपने बाजू और टांगों को आउटवर्ड स्ट्रेच किया तो I1 तो बढ़ गया, लेकिन ओमेगा 1 संभाल रहा, यानी उसने एक मामूली से बैंड के साथ पानी में गोता लगा लिया। अब ये हो गया बिफोर डाइविंग, यानी उसने I1 बढ़ाया, ओमेगा 1 को कम रखा ताकि L कांस्टेंट रह सके। अब उसने नेक्स्ट क्या किया, while diving into the pool of water, जब वो पानी के अंदर जा रहा है, आप अपनी टेक्स्ट बुक पर देखें डायग्राम बनी हुई है, तो डाइवर क्या करता है, he closed his arms and legs into a tuck position, यानी वो जो डाइवर है जब वो पानी के अंदर जा रहा है, यानी उसने गोता लगा लिया है, अब वो नीचे जा रहा है पानी की तरफ, तो वो अपने बाजुओं और अपनी टांगों को अपनी छाती के साथ अटैच कर लेता है, यानी अपने जिस्म को क्लोज कर लेता है। इसको टक पोजीशन कहा जाता है। तो जब वो ऐसा करेगा तो इसका मतलब है कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम हो गया, मतलब वो अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर लेगा। जब उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी में इजाफा हो जाएगा, मतलब वो ज्यादा कलाबाजियां खाएगा। ही टेक्स मैनी समरसॉल्ट्स, बहुत ज्यादा कलाबाजियां खाएगा और पानी में चला जाएगा। तो साबित ये हुआ कि पानी में जाने से पहले उसने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाया लेकिन अपनी एंगुलर वेलोसिटी को कम रखा, जिससे L कांस्टेंट रहा बिफोर डाइविंग इनटू द पोल ऑफ वाटर। व्हाइल डाइविंग इनटू द पोल ऑफ वाटर उसने अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर लिया बट अपनी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज कर लिया ताकि L की वैल्यू कांस्टेंट रह सके। तो यहां से हमें यह पता चलता है, यह साबित होता है कि I1 ओमेगा 1 is equal to I2 omega 2, मतलब before and after diving into the pool of water, diver change his body position to conserve law of conservation of angular momentum। ये आपका एक्सरसाइज में एक शॉर्ट आंसर भी है कि डाइवर बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इनटू द पोल ऑफ वाटर अपनी बॉडी पोजीशन क्यों चेंज करता है, ताकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रह सके। तो यानी ये बात यहां मैंने आपको समझाई। यानी आपने सिर्फ दो कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं कि आपका आई जो है वो mr स्क्वायर होता है, यानी मास और आर पे डिपेंड करता है। तो डाइव करने से पहले वो अपना आर बढ़ा लेता है जिससे आई बढ़ जाता है, और एक छोटे से बेंड के साथ यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती है तो वो पानी में छलांग लगा लेता है, और जब वो पानी में जा रहा होता है तो अपने जिस्म को क्लोज करके अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर लेता है लेकिन अपनी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज कर लेता है ताकि एल कांस्टेंट रह सके। अब इसी बात को मैं आपको एक मैथमेटिकल एक और प्रूफ से भी समझा सकता हूँ। ये अल्टरनेट मेथड है, साइड पे यहाँ लिखा हुआ है, स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है। आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा है जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है, वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क होता है।
तो डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू टार्क। अब डेफिनेशन के मुताबिक इफ नो एक्सटर्नल टार्क एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, तो आप टार्क को जीरो ले लें। जब टार्क को जीरो डालेंगे तो डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब डेल्टा टी को उस तरफ ले जाएं तो वो जीरो से जरब खाएगा, जवाब जीरो आएगा। यहां से ये साबित हुआ कि डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो, मतलब एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगी, यानी एल कांस्टेंट होगा। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ है कि इफ नो एक्सटर्नल टार्क एक्ट्स अपॉन अ बॉडी देन इट्स टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है, मुस्तकिल रहता है। इसी जो लॉ है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये स्पोर्ट्स पर अप्लाई होता है। एक मिसाल मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की डाइविंग की, इसी तरह जिम्नास्टिक होती है, आइस स्केटिंग होती है, वहां पर भी अप्लाई होता है। और यहाँ आपको बड़ी एक और अहम बात समझाता जाऊं, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे इसी टॉपिक के साथ एक कोस्टर दिखाया हुआ है। कोस्टर कहते हैं घूमने वाली, जैसे चरखी होती है घूम रही है। उस घूमने वाले कोस्टर के ऊपर एक बीकर पड़ा हुआ है, बीकर, उस बीकर के अंदर पानी है। वो कहता है कि वो कोस्टर घूम रहा है, उसके ऊपर मौजूद बीकर जिसमें पानी है वो भी घूम रहा है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम बीकर के अंदर ड्रॉपर की मदद से, ताकि आपके हैंड टच न करें उसको, ड्रॉपर की मदद से आप जैसे जैसे बीकर के अंदर पानी डालना शुरू करते हैं तो उस कोस्टर की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। वाई, ऐसा क्यों होता है? ये एक कंसेप्चुअल शार्ट क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, जो मैंने आपको अभी कंसेप्चुअल बात समझाई है। यानी उसका सवाल देखे हैं कि कोस्टर है, कोस्टर मतलब घूम रही है कुछ चीज, उसके ऊपर एक बीकर पड़ा हुआ है, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी पहले ज्यादा है। जैसे हमने ड्रॉपर की मदद से बीकर के अंदर पानी डालना शुरू किया तो हमने देखा कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई। ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन आपको मैं समझा दूं। मैंने आपको अभी बताया कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, वो मास पे डिपेंड करता है और आर पे। यहां देखें, जैसे जैसे आपने ड्रॉपर की मदद से पानी डालना शुरू किया तो बीकर में मौजूद पानी के मास में इजाफा शुरू हो गया। तो जैसे उसका मास बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि आई और ओमेगा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ड्यू टू इंक्रीज इन मास ऑफ अ वाटर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज, सो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज टू कंजर्व द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये इसका एक्चुअल रीजन है जी। इसी तरह आपको एक और भी मैं आपको समझा दूं, ये एक्सरसाइज में शॉर्ट आंसर भी है कि एक अगर लड़का एक घूमने वाली चेयर के ऊपर बैठा है और एक ने अपने हाथ बांधे हुए हैं तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, और जिसने अपने हाथ पैर की तरफ स्ट्रेच किए हुए हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो देखें सिंपल सी बात है, जिसने अपने हाथ बांधे हुए होंगे उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम होगा, जिससे आई कम होगा, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसी तरह जिसने अपने हाथ पैर की तरफ स्ट्रेच किए हुए होंगे उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज्यादा होगा, जिससे आई ज्यादा होगा, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी।